अपने आज के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चंस जरूर रखूंगा आप लोगों के सामने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और ये देखिए, जो मैं पढ़ा चुका हूं उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर विजिबल हैं। आप लोग देखिए जरा और ट्राई टू आंसर। क्या हुआ, तुम्हारे चैट्स नहीं मिल रहे मुझे? तुम लोग कुछ आंसर कर ही नहीं रहे हो कि मुझे तुम्हारे चैट्स मिल नहीं रहे? ओके, अनंत गलत जवाब है। आयुष तुम्हारा भी गलत जवाब है। अखिल वेरी गुड, परफेक्ट। मुदत गुप्ता वेरी गुड। द राइट आंसर इज डच, ठीक है। ज्वाइंट कैपिटल कंपनी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी डचों की थी यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग जब आंसर करेंगे तो 1 का ए 1 का बी ऐसे आंसर करेंगे आप लोग, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म, बिल्कुल सही बात है। द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स, बिल्कुल सही बात है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके पास अच्छी ट्रेनिंग थी, अच्छे हथियार थे उनके पास में। आफ्टर दिस इंडियन सोल्जर्स लैक्ड फिडेलिटी, ठीक है भाई। और जो भी उन्हें अच्छा सैलरी दिया करता था उसको वो सपोर्ट कर देते थे। ये भी करेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हो गया? डी। द राइट आंसर इज डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी। बच्चों ऐसे आंसर करोगे, 2 का डी ऐसे लिख करके भेजोगे। आफ्टर दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन? लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ? 1600 में। तो उस समय इंडिया का जो एम्परर था वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है और सही जवाब है अकबर। गाइस मैंने बताया था आपको कि अकबर का रूलिंग टाइम था 1556 टू लेकर 1605। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सही कर देता हूं मैं। 1605 और जहांगीर का रिजीम था 1605 से 1627। और ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ है? EIC का फॉर्मेशन हुआ है 1600 को। आ रही बात समझ में? तो बहुत जाहिर सी बात है कि इंडिया का बादशाह कौन था उस समय? अकबर था। थर्ड का ए सही होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पुर्तगीज एट स्वाली? कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया था? और यह भी मैं बता चुका हूं, स्वाली कहां पर जगह थी? गुजरात में जगह पड़ती है, सूरत के पास का एक गांव है। और जिस ऑफिसर ने हराया था उसका नाम था थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट के साथ में एक और बंदा था जिसने एक बड़ा क्रूशियल रोल यहां पर प्ले किया था। इसका नाम भी मैंने आपको बताया था और इसका नाम था कैप्टन मिडल्टन। क्या नाम था इसका? कैप्टन मिडल्टन। वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड बच्चे। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर और आप यहां से देख लीजिए। ओके, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम? ओके, अंग्रेजों के समय में भारत में कौन सा एरिया अफीम के प्रोडक्शन के लिए बहुत चर्चा में था? और एक बात ध्यान रखना, यहां से अफीम का प्रोडक्शन करवाते थे अंग्रेज और उसको जाके चीन में बेचते थे, चाइना में, ठीक है भाई। और इसका सही जवाब है बिहार। बिल्कुल सही जवाब किया है स्वप्निल भदौरिया ने। वेरी गुड स्वप्निल, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिहार। आफ्टर दिस हु फाउंडेड कैलकाटा? क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर और मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग क्विज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं एक्टिवली। और अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैं अगली क्लास से क्विज हटा दूंगा, ठीक है भाई। क्योंकि भाई मेरा भी तो समय लगता है यहाँ पे क्विज वगैरह देखने में, तैयार करने में, ठीक है। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर
ओके, श्रेया ने पार्टिसिपेट किया है, अनु, विवेक, देवाशीष, ओके, मोदित, सरगम। चलिए कुछ लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच गए आप लोग। आप ऋषिका 6 का ए बी सी डी ऐसे बोलना है बच्चे। 6 का ए है या बी है या सी है या डी, ऐसे जवाब करने हैं बच्चे, ठीक है। आप हु फाउंडेड कैलकाटा, मैंने ट्रिक भी बताई थी। कलकत्ता में जॉब लेने जाएंगे, बॉम्बे गैरो की हो गई, और मदर्स डे फ्रांस में मनाएंगे, ठीक है भाई। तो हु फाउंडेड कैलकाटा, बताओ। कलकत्ता में जॉब लेने जाएंगे, ये मिल गई जॉब, ठीक है भाई। द आंसर इज जॉब चार्नोक, फाइन। चलिए आगे चलते हैं। बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, बॉम्बे पर कब्जा किसकी मदद, मतलब किसको हरा करके बॉम्बे पर कब्जा किया, या किससे मिला था बॉम्बे अंग्रेजों को, सिंपल सा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था, बॉम्बे किससे लिया। एंड मैंने पूरी कहानी बताई थी, चार्ल्स सेकंड की शादी हुई थी, शादी में दहेज मिला था, ठीक है भाई। हालांकि हम लोग दहेज के खिलाफ हैं, लेकिन इनको दहेज मिला था, ठीक है भाई। और जवाब क्या है, डी, ठीक है भाई। पुर्तगालियों ने डॉवरी में दिया था चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे। और मैं देख पा रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चों के जवाब सही हैं, इसका जवाब सही किया है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 7 क्वेश्चन हो गए। फटाफट अपने स्कोर शेयर करिए, स्कोर टाइम। जिन लोगों के 5 से 7 करेक्ट है, और वेरी गुड परफॉर्मेंस है उनका, और जिनका लेस देन 5 है, ठीक है भाई, इसको तो मैं गुड ही कहूंगा। लेकिन 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 अगर किसी का 3 से नीचे है तो इसको हम लोग कहेंगे पूरी तरीके से खराब परफॉर्मेंस, ठीक है भाई। ओके स्वप्निल, ठीक है भाई। देवांशु, यहां देख लीजिए। ओके आनंद, अच्छा परफॉर्मेंस रहा तुम्हारा तो फिर। मुदित, वेरी गुड। ओके ऋषभ, ठीक है बेटा। श्रेया, वेरी गुड बच्चे। अनीता, इंप्रूवमेंट करो बेटा, ठीक है। सविजय वाजपेयी, ठीक है भाई, बढ़िया। चलिए, तो मैं देख पा रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चों का स्कोर 5 से 7 के बीच में है। बैड में मुझे कोई भी नहीं दिखा यहाँ पे। वेरी गुड और गुड की रेंज में रहे आप लोग, इसका मतलब है कि रिवीजन वगैरह हुआ है, चीजें करी हैं आपने। चलिए ठीक है, ऐसे करते रहिए, बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए आगे के लिए। आज की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और चलिए स्क्रीन पर देखिए। फ्रेंच अंग्रेजों के बाद भारत में आए, काफी बाद में आए, 1664 में। और फ्रेंच कंपनी जो थी, ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी। इट वाज अ गवर्नमेंट कंपनी, और यही इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण भी बना, इस कंपनी का सरकारी होना। क्यों भाई, एक्चुअली सरकारी कंपनी होने की वजह से इस कंपनी के अंदर में जो योग्य लोग हैं उनको बहुत तवज्जो नहीं मिली, उन्हें बहुत तरजीह नहीं मिली। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा था, ठीक है। और इन वजहों से ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने यह कंपनी टिक ही नहीं पाई। अच्छा, इस कंपनी का जो फाउंडर था, इसका फाउंडर था कोलबर्ट, ठीक है। और जिस समय इस कंपनी की स्थापना हुई
उस समय फ्रांस का राजा था लुइस 14th। फ्रांस का राजा था लुइस 14th। इनकी जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई, आप लोग जरा मुझे बताओ कि फैक्ट्री का मतलब क्या है। मैं पढ़ा चुका हूं, पुर्तगाली वगैरह जब पढ़ाए थे मैंने आपको, वहां भी बता दिया था। पहली फैक्ट्री कहां थी इनकी? सूरत में। और इसको एस्टैब्लिश किसने किया था? फ्रैंको मार्टिन ने। ठीक है भाई, और आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है इसका। ठीक है, और इसका स्थापना जो है फ्रैंको मार्टिन ने किया था, और आप लोगों ने फैक्ट्री का मतलब बिल्कुल सही बताया, एंड दैट इज स्टोर हाउस। ठीक है भाई, परफेक्ट, सब ने सही आंसर किया है, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसने गलत बोला। वेरी गुड। अच्छा, अब एक अगला मुद्दा यह है कि बहुत जाहिर सी बात है कि ये भी अपनी बस्तियां बसाएंगे भारत के अंदर में, सेटल डाउन होंगे, अपनी कॉलोनीज सेटल डाउन करेंगे भारत के अंदर में। और इनकी जो कॉलोनीज थी माहे, ठीक है, और माहे कहां पर पड़ता है बताओ भाई, पता है किसी को? बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर में। माहे, माहे केरल में पड़ता है। और माहे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन कौन संभालता है? पौंडीचेरी। ठीक है। अच्छा भाई, यनम, यनम कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश। इसके अलावा पौंडीचेरी और कराईकल, एक अगला लोकेशन है कराईकल, तमिलनाडु। एक क्वेश्चन और है, पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? फाउंडर ऑफ, आप नहीं, फ्रैंको मार्टिन नहीं है बच्चे। एक सेकेंड रुको, एक मिस्टेक हुआ है, जरा इसको पहले सही करेंगे हम लोग, फिर आगे चलेंगे। सूरत की जो फैक्ट्री है ना, आप सूरत की फैक्ट्री की स्थापना की थी कैरो फ्रैंको ने। और किसी बच्चे ने फ्रैंको मार्टिन बताया था, बिल्कुल सही बोला था बच्चे। ठीक है, और पौंडीचेरी का जो संस्थापक था वो था फ्रैंको मार्टिन। ठीक है, ध्यान रखना, सूरत वाली फैक्ट्री की स्थापना कैरो फ्रैंको ने की थी। ठीक है, ये फ्रैंको मार्टिन वहां पे गलत आ गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान दे लेंगे। अच्छा भाई, तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं। एक और जानकारी है फ्रांसीसियों के बारे में। फ्रांसीसियों का सबसे पावरफुल कमांडर, मोस्ट पावरफुल कमांडर ऑफ फ्रेंच, जरा कुछ फैक्ट डिस्कस हो जाए। मोस्ट पावरफुल कमांडर ऑफ फ्रेंच, एंड आंसर गोज टू डुप्लेक्स। फ्रांसीसियों का सबसे ज्यादा पावरफुल कमांडर कौन था? डुप्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स के लिए, और यह पॉइंट आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, इवन एफकैट में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत ध्यान से करना है इसको। और फ्रांस की जो सरकार है उसने डुप्ले को भारत में ठीक से काम नहीं करने दिया, और यह भी एक वजह थी कि अंग्रेजों से इनको हार का सामना करना पड़ा, अंग्रेजों के सामने इनको हार देखनी पड़ी। चलिए भाई आगे चलते हैं, और मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें अब आप लोगों को बताता हूं। देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन यूरोप के अंदर में दो बड़े देश थे। जरा स्क्रीन पर देखेंगे आप लोग,
फ्रांस और ब्रिटेन, यूरोप के अंदर में दो बड़े मुल्क हुआ करते थे और लगभग पूरी दुनिया के अंदर में इन दोनों के बीच एक कंपटीशन चल रहा था, तो कौन ज्यादा बड़े एरिया पर कब्जा कर पाता है। देखते हैं जरा इस बात को। ये दोनों के बीच में एक कंपटीशन चल रहा था बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। अच्छा भाई, अभी अल्टीमेटली यहां पर होता क्या है कि फ्रांस और ब्रिटेन जो है, इनके बीच भारत के अंदर में जो युद्ध लड़े गए उनको हम लोग कहते हैं कर्नेटिक वॉर। क्या कहते हैं इनको हम लोग? कर्नेटिक वॉर्स या कर्नाटक के युद्ध। ठीक है, देवांशु सफलता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ही चलती है क्लासेस। सफलता क्लास के नाम से आप सर्च कीजिए, सफलता का ही यूट्यूब चैनल है, वहीं पर मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूं। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहां से। अच्छा भाई, कर्नाटक के जो युद्ध है इसमें एक बड़ी खास बात यह है कि ये युद्ध यूरोप के अंदर में कई बार स्टार्ट होते थे और उनका एक्सटेंशन कहां तक हो जाता था? भारत तक हो जाता था। और भारत में ये युद्ध जिस एरिया में लड़े गए वो एरिया मुख्य रूप से था कर्नाटक वाला क्षेत्र। और कर्नाटक उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था। कर्नाटक में कई सारे हिस्से तमिलनाडु के थे, कई सारे हिस्से आज का जो आंध्रा है उसके हिस्से थे, कई सारे हिस्से महाराष्ट्र के थे, कुछ हिस्से कर्नाटक के अंदर में गोवा वगैरह के भी शामिल थे। तो कर्नाटक काफी बड़ा हुआ करता था उस दौर में। कर्नाटक के बेसिकली 3 युद्ध हैं। कितने युद्ध हैं? 3। 1746 टू 48 पहला, 49 से 54 तीसरा, और 56 टू 63 तीसरा। और थर्ड कर्नेटिक वॉर जब हुआ तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के पावर को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया इंडिया के अंदर में। चलिए हम लोग जरा इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। आपके सामने ये नोट्स विजिबल है, क्लास नोट्स, ठीक है। आप लोग जरा इसको देखिए। आप एक सेकंड रुकिएगा। फर्स्ट कर्नेटिक वॉर मैंने अभी बताया था 1746 टू 48। क्या रीजन था इसका? एक कंट्री है यूरोप के अंदर में ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। अच्छा, ऑस्ट्रिया के राजा की डेथ हो चुकी थी और नया राजा कौन बनेगा इस मुद्दे को लेकर के यहां पर ट्रबल चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहा था। उत्तराधिकार का मुद्दा यहां पे देखने को मिल रहा था और इस बात को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में लड़ गए और वो एक्सटेंशन कहां तक हुआ? वो भारत तक उसका एक्सटेंशन हुआ। अच्छा भाई, अब इस युद्ध के अंदर में एक हद तक पार्शियली जो सक्सेस है वो फ्रांसीसियों के हाथों में लगी, नॉट कंप्लीट बट पार्शियल। बाद में इस युद्ध का अंत हुआ एक्स ला शैपल की संधि से। यह संधि खूब पूछी गई है स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर में, एक्स ला शैपल। और एक्स ला शैपल कहां पर है? स्क्रीन पर देखेंगे आप लोग। एक्स ला शैपल कहां पर है? यह जगह है फ्रांस के अंदर में, यह जगह है फ्रांस में। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे युद्धों के नाम जगहों के नाम पर चलते हैं, संधियों के नाम भी कैसे चलते हैं? जगहों के नाम पर चलते हैं। अच्छा भाई, तो अब एक्स ला शैपल में संधि हुई और पूरे कर्नाटक के अंदर में, इवन पूरी दुनिया के अंदर में जहां जहां ब्रिटिश और फ्रेंच लड़ रहे थे, युद्ध बंद कर दिया गया कि अब नहीं लड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। लेकिन यह टेम्पररी था। इंडिया के अंदर में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच अभी पावर सेटलमेंट नहीं हुआ था। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर अर्थ के अंदर में एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई तो एक बड़े भूकंप के बिना
वो सेटल डाउन नहीं होते। छोटे छोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं, एनर्जी रिलीज होती रहती है, लेकिन जो सिस्मोलॉजिस्ट हैं वो वेट करते हैं एक बड़े अर्थक्वेक का, क्योंकि जब तक बड़ा अर्थक्वेक आएगा नहीं तो अर्थ के जो प्लेट्स है वो सेटल डाउन होंगे नहीं। वही कहानी यहां पर है कि जब तक युद्ध बड़ा होगा नहीं, फैसला क्लियर आएगा नहीं, तब तक रह रहकर ये लड़ते रहेंगे। और 1749 में फिर से लड़ गए, और इस बार इंडिया के अंदर में दो राज्यों के राजे भी आपस में लड़ गए इनकी वजह से। मतलब कि हमारे जो लोकल रूलर्स है वो भी इन झगड़ों के अंदर में इन्वॉल्व हो रहे थे, और अंग्रेज और फ्रांसीसी भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। और ध्यान रखना, अब हिंदुस्तान की गुलामी का रास्ता भी यहां से तय हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अंग्रेज हमारे राजे रजवाड़ों के इंटरनल अफेयर्स के अंदर में इंटरवीन करेंगे, वैसे वैसे उनको ये मालूम चल जाएगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। मैं बात कर रहा हूं दक्षिण भारत के हैदराबाद और कर्नाटक की। क्या चल रहा था यहां पर? हैदराबाद और कर्नाटक के अंदर में, अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो वहां, कर्नाटक के अंदर में अनवरुद्दीन और चांदा साहब, ये लोग लगातार अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के कांटेक्ट में बने हुए थे, और अंग्रेज और फ्रांसीसी इन दोनों के झगड़ों से फायदा उठाने की कोशिश भी कर रहे थे। अच्छा भाई, चेस्टा जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो होती है 8:30 से 9:30 डियर, मॉर्निंग में डेली, ठीक है। और कल मैं रिवीजन करवाऊंगा, वीकली राउंड अप है, तो अगर अब तक क्लास नहीं किया है तो आप कल वीकली राउंड अप पे ज्वाइन करें मुझे। कल मैं केवल क्विज करवाऊंगा, ओनली क्विज, और उस क्विज के माध्यम से ही रिवीजन करेंगे हम लोग। एंड चेस्टा, जो आपकी पहली रिक्वेस्ट है, सॉरी डियर, आई कांट फुलफिल दैट, क्योंकि जो बच्चे टाइम पर थे हमारे साथ में उनका नुकसान हो जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे हिसाब से अवेलेबल होंगे, ठीक है, आप उनको देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा भाई, तो अभी यहां पर क्या हुआ, सेकेंड कैनेटिक वॉर में दो ग्रुप बन गए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये दो ग्रुप्स कौन कौन से बन गए बच्चों? बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, क्लास का टाइम कल का 8:30 से 9:30, ठीक है। आप लोग एक बार ध्यान दे लो ना यार, सबको अलग अलग बताना पड़ रहा है। हाँ, ये तो मजाक हो गया, नहीं है ना वाजपेयी जी? चलिए भाई, चलिए, दो ग्रुप बन गए सेकेंड कैनेटिक वॉर के अंदर में, आप स्क्रीन पर देखिए। अब एक ग्रुप में कौन है? फ्रांसीसी, एक ग्रुप में कौन है? अंग्रेज। मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, ये दोनों कहां से थे? ये दोनों थे हैदराबाद से, यहां पर देख लेंगे आप लोग। और ये दोनों कहां से थे? कर्नाटक से। अब देखो, हैदराबाद का एक बंदा कहां पर है? फ्रांसीसियों के साथ में, और एक बंदा कहां पर है? अंग्रेजों के साथ। कर्नाटक से चांदा साहब, चांदा साहब जो है वो किसके साथ में है? फ्रांसीसियों के साथ में। और अनवरुद्दीन साथ में किसके है? अंग्रेजों के साथ में है अनवरुद्दीन। अच्छा भाई, और इन युद्धों के अंदर में एक हद तक सक्सेस मिली किसको? अंग्रेजों को। और इस युद्ध का अंत हुआ पौंडीचेरी की संधि से। मतलब अभी क्लियर फैसला अभी भी नहीं आया। पहले में एक हद तक बढ़त लिया फ्रांसीसियों ने, सेकंड में अंग्रेज बढ़त ले गए, इंडियन पावर्स भी इंक्लूड हो गई सेकंड में आते आते, और इसके बाद होता है थर्ड एंड लास्ट। और थर्ड कैनेटिक वॉर का रीजन अगेन यूरोप में था, 7 ईयर वॉर। क्या? सेवन ईयर वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप के अंदर में ब्रिटेन और फ्रांस 7 सालों तक लड़ते रहे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है 1756 to 63।
और इसी बीच में अंग्रेजों ने अपने बेहतरीन कमांडर को भारत में बुला लिया था और इस कमांडर का नाम था आयरकूट। आप यहां देख लेंगे आयरकूट, ठीक है भाई। और आयरकूट ने एक जगह है वांडी वॉश, कहां पड़ता है वांडी वॉश? तमिलनाडु में। वांडी वॉश का लोकेशन क्या है? जगह पड़ती है तमिलनाडु में। और 1760 में 1760 में बैटल ऑफ वांडी वॉश में आयरकूट ने फ्रेंच कमांडर लैली को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। और 1760 में इंडिया के अंदर में फ्रांसीसियों की डिफीट हो गई इन द ईयर 1760। बट डू रिमेंबर दिस थिंग, ध्यान रखिएगा 1760 में फ्रांसीसी हार तो गए, लेकिन अभी दुनिया के कई जगहों पर अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे। तो बहुत जाहिर सी बात है कि इंडिया का जो मैटर है वो क्लोज तब होगा जब ब्रिटेन और फ्रांस फ्री होंगे यूरोप में। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को कि इंडिया के अंदर तो फ्रांसीसी हार गए, लेकिन अभी दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर में ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे थे। और जब तक इनकी सरकारें फ्री नहीं हो जाएंगी तब तक ये बवाल चलता रहेगा। फटाफट आप मुझे बताएंगे कि ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बताइए। ओके, मुझे मैसेजेस मिल गए आप लोगों के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आप चेस्टा बैटल ऑफ वांडी वॉश जो है वो कर्नाटक के थर्ड वॉर का हिस्सा है। ध्यान रखना, जब कोई बड़ा युद्ध होता है तो उस बड़े युद्ध के अंदर में छोटे छोटे युद्ध होते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर चीन के साथ में, भगवान ना करे ऐसा हो, बट मान लीजिए कि अगर हमें लड़ना पड़ा चीन के साथ में, युद्ध लड़ना पड़ा, मोर्चा खुल गया सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, कश्मीर में, तो वो जो अलग अलग, अरुणाचल में, तो वो जो अलग अलग मोर्चे होंगे उनके अलग अलग नाम होंगे ना, कि सिक्किम की लड़ाई में हमने चीन को हराया, अरुणाचल की लड़ाई में हमने चीन को हराया, ऐसे कहेंगे ना। वही कहानी यहां पर भी है, ठीक है। हिमानी, अभी तो मैंने जितने ईयर बताए हैं सारे करने हैं आज की क्लास में। अभी कर्नाटक के तीनों युद्धों के ईयर करने हैं आप लोगों को, ध्यान रखना। और संधियों के नाम भी, कि पहले वाले युद्ध का अंत कौन सी संधि से हुआ, दूसरे का और फिर तीसरे का। दूसरे का पौंडीचेरी से हुआ था, पहले का एक्सला चैपल से हुआ था, और तीसरे का पेरिस से होगा। पेरिस की संधि से तीसरे वाले का अंत होगा। बच्चों ध्यान दे लेना, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है भाई। चलिए देख लीजिए, बैटल ऑफ वांडी वॉज 1760, ठीक है। और इस युद्ध का अंत होता है बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस। और ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुई? ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुई? स्क्रीन पर देखो, 1763 में हुई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जब अंग्रेजों ने कर्नाटक के युद्ध जीत लिए, फ्रांसीसियों को पीट दिया, तो इसी के साथ साथ में कुछ और भी हो रहा था। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा आप लोग पहले रेंज देखो। 1756 से 1763, 7 ईयर्स वॉर का, सेवन ईयर्स वॉर का रेंज है ये। अच्छा भाई, और इसी रेंज में एक ईयर आता है 1757, और ये क्या था? बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी कहां पर है? दिस इज द प्लेस इन बंगाल। अब बैटल ऑफ प्लासी और 7 ईयर्स वॉर, या कर्नाटक का, या मैं यहां पर ऐसे लिख दूं,
थर्ड कर्नाटिक वॉर। ठीक है भाई, ये आपस में कनेक्टेड है। यही है हिस्ट्री को पढ़ने का कनेक्टेड अप्रोच। सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है भाई, जब मैं हिस्ट्री की आखिरी क्लास लूंगा तो वहां बताऊंगा, वहां आप खुद ऑब्जर्व करेंगे लास्ट क्लास में कि कैसे लास्ट क्लास पहली क्लास से जुड़ गई। मैं हमेशा जोड़ के ही पढ़ाता हूं ऐसे ही। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हुआ क्या, बंगाल में क्या चल रहा था। ठीक है, चलिए मैं पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको बताता हूं। जरा आप लोग देखेंगे, ये है मुर्शिदाबाद, ये पूरा बंगाल का क्षेत्र है। ये वैसे मैप आज के हिसाब से है। बंगाल भारत का सबसे बड़ा और सबसे धनी राज्य हुआ करता था। उस समय के बंगाल में आज का पूरा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, ये सब बंगाल का हिस्सा था। और बंगाल को एक ऑटोनोमस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया था। एक नवाब था यहां का, उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। His name was मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान 1717 में बंगाल का नवाब बना और धीरे धीरे इसने बंगाल को मुगलों के कंट्रोल से बाहर निकाल लिया। मैं लेटर मुगल्स पढ़ा चुका हूं आप लोगों को पहले। रंगीला बादशाह याद आ रहा है? हाँ भाई, वो सारी चर्चाएं हो चुकी हैं हमारी आपकी। तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज कि मुगलों के कंट्रोल से मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को बाहर निकाल लिया। इंडिपेंडेंट रूलर बन के बैठ गया बंगाल के अंदर में। कौन? मुर्शिद कुली खान। दिमागदार था, तो मुगलों को थोड़ा बहुत गिफ्ट भेजता रहता था, पैसे भेजता रहता था कि थोड़े तुम भी ले लो गरीबों। भाई उस समय तो मुगलों की ताकत घट गई थी, इन नवाबों की ताकत ज्यादा थी। अच्छा, मुर्शिद कुली खान की फैमिली को साफ करके एक बंदा सत्ता में आया, नाम था अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान की डेथ हुई 1756 में, 1756 में। आप लोग स्क्रीन पर देख लेंगे, एक सेकंड रुकिएगा। अलीवर्दी खान जो है, इसकी डेथ हुई 1756 में। और अलीवर्दी खान जो है, जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसने मरने के पहले की बात है, मरने के पहले ही इसने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि मेरा ग्रैंडसन सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बनेगा। और जब अलीवर्दी खान मर गया तो सिराजुद्दौला नवाब बन गया। बट सिराजुद्दौला की ताजपोशी से बड़े सारे लोग बंगाल में नाखुश थे, जैसे कि सिराजुद्दौला का कमांडर मीर जाफर। मीर जाफर रिश्तेदार था इसका। एक बात मैं और बता दूं, सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला जो है अलीवर्दी खान की बेटी का बेटा था। अलीवर्दी खान के कोई बेटा नहीं था। और मीर जाफर, अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो मीर जाफर सिराजुद्दौला का मौसा था। जी हाँ, मौसा था। आई बात समझ में? और मौसा भड़क गया, अरे ये नवाब बन गया है, कल का लड़का, मैं इसका मौसा, इससे बड़ा उम्र में ऐसे बैठा हुआ हूं। क्या दिन आ गए हैं। अब बहुत जाहिर सी बात है कि मीर जाफर जो है प्लान बनाएगा। खुश तो नहीं है वो। हाँ बिल्कुल नाती बिल्कुल ऋषभ। अच्छा भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी भी बंगाल में व्यापार कर ही रही थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि बंगाल के नवाब उसके इशारों पर काम करें। लेकिन सिराजुद्दौला यंग है, डायनामिक है, वो क्यों सुनने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी की भला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को भड़का भी दिया। सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने इसको गिफ्ट नहीं भेजा,
और देखो, जब उस समय कोई नया नवाब सत्ता में आता था तो उसको गिफ्ट भेजे जाते थे। गिफ्ट भेजने का मतलब यह होता था कि वी सपोर्ट यू। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने गिफ्ट नहीं भेजा, इसका मतलब क्या था? वी डोंट सपोर्ट यू। इसी समय कर्नाटक के अंदर में अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे। ध्यान रखना, थर्ड कर्नाटिक वॉर 1756। सिराजुद्दौला नवाब कब बना? 1756। स्क्रीन पर देखो लिखा हुआ है। और कर्नाटक के युद्धों का जो इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं बंगाल पर भी आ रहा था। और बंगाल के अंदर में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने जहां जहां पर इनकी बस्तियां थी बंगाल में, जहां जहां इनकी फैक्ट्रियां थी, उसके इर्द गिर्द इन्होंने ऊंची ऊंची दीवारें बनाना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला ने मना किया कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इनको रोको। अंग्रेज नहीं माने, फ्रांसीसी तो मान गए थे। और सिराजुद्दौला इस बात पर भड़क गया और सिराजुद्दौला ने इसी बात से नाराज होकर के अंग्रेजों के ऊपर हमला कर दिया। और यहां देखो कलकत्ता, अंग्रेजों को मार पीट करके सिराजुद्दौला ने भगा दिया। सिराज कहां से आया था? मुर्शिदाबाद से। यहां पर था मुर्शिदाबाद में सिराज। कलकत्ता से मार पीट के 1756 में ही सब कुछ होगा, जून में हुआ था। जून के महीने में कलकत्ता आया सिराज और मार पीट के सबको भगा दिया यहां से। और यहां पर एक जगह है फुल्टा, एक आइलैंड है, प्रेजेंट में उड़ीसा में पड़ता है। अभी वर्तमान में कहां पड़ता है? उड़ीसा में। अंग्रेजों ने कलकत्ता से भाग करके फुल्टा में जाकर के शरण ली और मद्रास मैसेज भेजा कि हमारे तो हो गई पिटाई। भड़क गए बाकी अंग्रेज जो मद्रास में थे, ऐसे कैसे? उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। यहां देखो क्लाइव उड़ीसा पहुंचा, फुल्टा अपने लोगों को इकट्ठा किया और फिर क्लाइव पहुंचा बजबज। ये बंदरगाह है बजबज। बजबज बंदरगाह पहुंचा, कलकत्ता की तरफ पहुंचा और महीना आ गया जनवरी फरवरी 1757, 1757 आ गया। अच्छा भाई, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच एक झड़प हुई जिसमें सिराजुद्दौला की सेना ने सिराज को सपोर्ट नहीं किया, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, सिराज हार गया। लेकिन हारने का मतलब यह नहीं था कि बहुत बुरे तरीके से हार गया, लेकिन नेम सेक बट हार गया। सिराजुद्दौला के लिए खतरे की घंटी थी कि तुम्हारे अपने ग्रुप में ना कुछ गलत चल रहा है, घुसपैठिए बैठे हैं, तभी तुम हार गए। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच एक संधि हुई विच वी कॉल ट्रीटी ऑफ अली नगर। इसे हम लोग कहते हैं अली नगर की संधि। आप लोग यहां देख लीजिए, फरवरी 1757 में हुआ था मामला ये। ट्रीटी ऑफ अली नगर। और यह संधि किसके किसके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, अब इस संधि के माध्यम से क्या डिसाइड हुआ? इस संधि के माध्यम से यह डिसाइड हुआ कि सिराज अंग्रेजों के एरिया में नहीं आएगा, अंग्रेज सिराज के एरिया में नहीं आएंगे। इट वॉज एन इंसल्ट कि सारा एरिया सिराज का था और उसकी हालत यह हो गई कि वो अपने एरिया में नहीं जा सकता। अच्छा भाई, सिराजुद्दौला क्या किया? वापस लौट गया अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद, वापस लौट गया। इसके बाद अब यहीं से कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है। सिराज के जाने के बाद मीर जाफर, बंगाल के और भ्रष्ट लोग, जगत सेठ, राय दुर्लभ, यार लतीफ, ये सब मिलने गए किससे? ये सब मिलने गए रॉबर्ट क्लाइव से, मीटिंग किया। और रॉबर्ट क्लाइव को इन लोगों ने कहा अगर आप हमारा साथ दे दें तो बंगाल आपका हो सकता है। और रॉबर्ट क्लाइव इस बात को जानता था कि अगर बंगाल कब्जे में आ गया तो हिंदुस्तान भी एक दिन कब्जे में आ ही जाएगा, क्योंकि भारत पर कब्जे का रास्ता कहां से निकल रहा था? बंगाल से।
मैं पहले ही बता चुका हूं, बंगाल वाज लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडियन इकोनॉमी की गर्दन थी बंगाल, गर्दन थी, कि गर्दन पकड़ में आ गई, इंडिया पकड़ में आ ही जाएगा। ठीक है भाई। और अब युद्ध का माहौल बनना शुरू हुआ। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के ऊपर में झूठे आरोप लगाए। क्या झूठे आरोप लगाए? एक घटना का यहां पर जिक्र बहुत जो है जरूरी हो जाता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। हिंदी में हम लोग कहते हैं काल कोठरी की दुर्घटना। और इस घटना की जानकारी अंग्रेजों का एक अधिकारी था, रॉबर्ट क्लाइव का एक फ्रेंड था, हॉलवेल, इसने जानकारी दी। इसने कहा कि सिराजुद्दौला ने जब 1756 में हम लोगों को हराया था, अभी मैंने बताया, तो सिराज ने हमारे 146 लोगों को एक कमरे में कैद कर दिया और इसमें दम घुटने से 123 लोग मर गए, 23 लोग बचे। और इसी घटना को हम लोग हिस्ट्री में क्या कहते हैं? काल कोठरी की दुर्घटना कहते हैं इसी को। या ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। अब ये डिबेटेबल चीज है, इंडियन हिस्टोरियंस इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियंस कहते हैं कि यह घटना हुई थी। डिबेट है यहां पे। अब सच कुछ भी हो, हुआ कुछ भी हो, और अगर मान लिया कि यह सच भी था, तो सिराजुद्दौला ने जानबूझ के तो नहीं किया होगा ये सब। अब वो तो नवाब है, आदेश दे गया, किसी निचले स्तर के अधिकारी ने कैद किया लोगों को। कैसे कैद किया? इसके लिए आप पूरे नवाबत, पूरे जो है नवाब को जो है उसके ऊपर हमला कर दें। लेकिन अब है क्या चीज ना, कि अंग्रेजों के दिमाग में तो बातें दूसरी चल रही हैं, और ऊपर से अंग्रेजों को इंटरनल सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर चीन को यह मालूम चल जाए कि भारत के अंदर में ढेरों गद्दार बैठे हुए हैं कि जो हमारा साथ देंगे, फिर तो वो हमला करेगा ही ना, कि हमको पता है कि बेटा तुम्हारा एक भी मिसाइल लॉन्च ही नहीं होगा। आ रही बात समझ में? और चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ओके सोहेल बेटा, अभी बताऊंगा, डोंट वरी। ब्लैक होल ट्रेजेडी की इंफॉर्मेशन ये है, अबाउट ब्लैक होल ट्रेजेडी जो बात है वो बात ये है कि अंग्रेजों ने बोला कि सिराजुद्दौला ने हमारे 146 लोगों को कैद कर दिया, और इस कैद के अंदर में दम घुटने से 123 लोग मारे गए, 23 लोग बचे। अब यह घटना डिबेटेबल है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस कहते हैं हुई थी, हमारे हिस्टोरियंस कहते हैं नहीं हुई थी। यह डिबेट है। अच्छा भाई, अब बच्चे, विवेक, अलीनगर में संधि हुई थी पहली वाली, ध्यान दे लेना। अलीनगर कलकत्ता, कलकत्ता के पास का एरिया था अलीनगर। ठीक है विवेक, जवाब मिल गया होगा। सोहेल आपको भी आंसर मिल गया होगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि आज के समय में अगर आप अपने किसी मित्र को, किसी जानने वाले को ज्ञान के सही स्रोत के पास तक पहुंचा देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा उपकार होता है, एक पुण्य है। और नॉलेज को स्प्रेड करना अपने आप में एक बहुत जो है बहुत एक पाई जो है एक बहुत पवित्र काम माना जाता है। तो आपको अगर सफलता क्लासेस की जो एफर्ट्स है वो अच्छे लग रहे हैं, तो आप अपने जानने वालों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिए। हमारी टीम का डेडिकेशन यही है कि आप आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें सफलता हासिल करें, और कंटेंट, प्रेजेंटेशन, हर चीज को लेकर के हमारी टीम हर स्तर पे आप लोगों के लिए बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है। ओके भाई, चलिए आगे चलते हैं। बच्चे, चेष्टा हम वहीं चल रहे हैं, पहले बैकग्राउंड तो बनाने दे। फरवरी में आ गए हैं, जून 1757 में युद्ध होगा चेष्टा।
तो फरवरी के महीने में आ ही चुके हैं, जून आ जाने दो, बस आ गया जून। अच्छा भाई, तो हम क्या बता रहे थे कि कॉन्स्पिरेसी हो गई, माहौल बन गया, सिराज को बदनाम किया गया जानबूझ करके। और 23 ऑफ जून 1757 1757 सिराजुद्दौला के ऊपर में अटैक होता है, और मीर जाफर जिसके पास सेना का एक बड़ा हिस्सा था वो लड़ने को आता ही नहीं है, बस दूर खड़ा रहता है। आया था, मैदान में आया था, दूर खड़ा रहा, और कुछ देर के बाद मीर जाफर के पास जो सेना का हिस्सा था वो हिस्सा वापस चला गया। धोखा, बहुत बड़ा धोखा हुआ सिराजुद्दौला के साथ में, और मीर जाफर को यह नहीं पता था, और शायद उसको इतिहास का इल्म नहीं रहा होगा मीर जाफर को, कि अपने लोगों के साथ गद्दारी करने वाले लोग, इतिहास कभी ऐसे लोगों को माफ नहीं करता, चाहे वो मीर जाफर हो और चाहे वो विभीषण हो। एक बात ध्यान रखना, विभीषण का सम्मान नहीं होता, गद्दारों को विभीषण या जयचंद कहा जाता है। बाकी आपने कुछ भी हासिल कर लिया हो, कुंभकर्ण की लोग तारीफ करते हैं कि वो जान गया था कि उसका भाई गलत कर रहा है, स्टिल अपने भाई के साइड खड़ा रहा वो। ठीक है भाई। अच्छा भाई, तो बिल्कुल मीर जाफर, जयचंद, ये सब एक कैटेगरी के लोग हैं। ओके, जयचंद की गद्दारी की वजह से भारत के अंदर मोहम्मद गौरी के हमले झेलने पड़े हमें, और अत्याचार झेलने पड़े मोहम्मद गौरी के लोगों के, और मीर जाफर की वजह से अब अंग्रेज। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। सिराजुद्दौला के साथ में दो लोग थे जिन्होंने साथ दिया था, मीर मदन और मोहन लाल, लेकिन वो मीर मदन और मोहन लाल की बहादुरी काम नहीं आई। दोनों लड़े बड़ी बहादुरी से, लेकिन दोनों अंग्रेजों की सेना के सामने टिक नहीं सके, और मीर मदन और मोहन लाल दोनों ही सिराजुद्दौला के पक्ष में लड़ते हुए जान गंवा दी। सिराजुद्दौला ने जान बचाने की कोशिश की, वो छिप करके भागा, लेकिन मीर जाफर का बेटा था मीरन, मीरन ने सिराजुद्दौला को ढूंढ निकाला, और मीरन ने अपने पिता की तरफ से सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, और बंगाल का नया नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। मीर जाफर एक कठपुतली नवाब था, उसे हम लोग रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ भी कहते हैं, जैकल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव भी कहते हैं, गद्दार ए हिंदुस्तान तक कह दिया जाता है मीर जाफर को, क्योंकि इसी के बाद में फिर अंग्रेजों की ताकत बढ़ती चली गई और हिंदुस्तान गुलामी को प्राप्त हुआ। अच्छा, अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज? मीर जाफर से अंग्रेज बहुत जल्दी ऊब गए, उनको लगा कि अरे यार, इस बंदे से जितना फायदा मिलना था मिल गया, और 1757 में मीर जाफर नवाब बना, और 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा दिया, और अंग्रेजों ने नवाब बनाया मीर कासिम को। कौन था मीर कासिम? मीर जाफर का सन इन लॉ था, दामाद था मीर कासिम मीर जाफर का। अब एक सेकंड यहां पे आप लोग रुको, और मैं जरा कुछ पीडीएफ दिखा दूं आप लोगों को, है ना, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, और फिर तब तक थोड़ा सा आपको समय भी मिल जाएगा अपने दिमाग में रिकैप करने का, और फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए। सबसे पहले तो मुर्शिद कुली खान का पॉइंट है बच्चों, फटाफट देख लो। 1717 में नवाब बना था, 1756 में सिराज सत्ता में आ गया। ठीक है, इसके बाद में आप ये हमले वगैरह की सारी बातें हैं, ये अली नगर की संधि की बात है, और मैं डेट लिख देता हूं, फरवरी 1757। ठीक है। अच्छा भाई, बैटल ऑफ प्लासी का रीजन क्या था? अली नगर की संधि का उल्लंघन और ब्लैक होल ट्रेजेडी, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताई है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में साजिशकर्ता कौन थे, कॉन्स्पिरेटर्स कौन थे बैटल ऑफ प्लासी के अंदर में? बैटल ऑफ प्लासी में जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की, कॉन्स्पिरेटर्स कौन थे? मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ और भी लोग थे,
और जिन्होंने साथ दिया सिराजुद्दौला का मीर मदन और मोहनलाल। ठीक है भाई, ये वो नाम लिखे हैं यहाँ पर। और क्या है हमारे खजाने में आप लोगों के लिए, और है ये डायग्राम। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों डायग्राम देखो फटाफट, डायग्राम देखिए मेरे साथ में। बैटल ऑफ प्लासी 1757, प्लासी कहां पर पड़ता है स्टूडेंट्स? बंगाल में पड़ता है प्लासी। और नदी कौन सी है यहाँ पर? रिवर कौन सी है? भागीरथी। ओहो, अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे सर ये तो उत्तराखंड में थी, बंगाल कैसे पहुंच गई? अरे बच्चे, बंगाल में भी एक गंगा की एक सहायक धारा का नाम भागीरथी है। ठीक है, आम के बाग थे यहाँ पर। बंगाल का, बच्चों बहुत ध्यान से देखो डायग्राम। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का कमांडर था। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर था। और मीर जाफर मिला हुआ था किसके साथ में? एरो देखो, एरो मिला हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के साथ में। ठीक है, और मीर जाफर का बेटा कौन था? मीरन। और मीरन ने हत्या कर दी किसकी? सिराजुद्दौला की। फटाफट आप मुझे बताएंगे डायग्राम समझ में आया कि नहीं। देखो मैं डायग्राम्स का यूज काफी करता हूं क्योंकि डायग्राम बहुत हेल्पफुल रहते हैं चीजों को आसानी से समझाने में। फटाफट रिप्लाई करो स्टूडेंट्स। अच्छा, इजी पीजी। ओके, चलिए आगे चलते। अखिल 24 परगना एक जगह थी। अरे बंगाल में देखो ना, जिला है दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना। समझे बच्चे? तो 24 परगना एक जगह है, उसका नाम है, ठीक है, जगह जिला एक ही है उसका नाम में 24 है बस। ठीक है, अभी भी है बच्चे, अभी भी है। बे ऑफ बंगाल के पास में है। ठीक है, भारत का सबसे खतरनाक डिस्ट्रिक्ट है नेचुरल डिजास्टर के लिहाज से। ये जो एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने लिस्ट जारी की थी सबसे खतरनाक जिलों की जहां पर सबसे ज्यादा नेचुरल कैलेमिटीज आ सकती हैं। नंबर 1 पर है साउथ 24 परगना। समझे बच्चे? ऋषभ ठाकुर, आप वहीं पर हैं क्या? वहीं के रहने वाले हैं बच्चे? ओके, ओके हिमांचल, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप सविजय, मैं अभी बात करूंगा। आप बिल्कुल इसके लिए टेंशन ना लें। चलिए, मीर जाफर 2 बार बंगाल का नवाब बना था। ये इसका फर्स्ट टर्म है और ये इसका सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म की स्टोरी क्या है अभी आपको वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए। पहले तो मैंने आपको बताया है फर्स्ट टर्म। 24 परगना की बात भी मैंने आप लोगों से कर दी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब मीर जाफर को हटा करके नवाब कौन बन गया? मीर कासिम बन गया। और मीर कासिम नवाब कब से कब तक रहा? 1760 से लेकर 63 तक। और मीर कासिम का दिमाग बहुत तेज चलता था। मीर कासिम अपने जो है फादर इन लॉ के जैसा नहीं था, बहुत तेज तर्रार बंदा था। और मीर कासिम इस बात को जानता था कि अंग्रेज बंगाल को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और इसने अपने आप को अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने के लिए अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मैंने अभी बताया था ना, मुर्शिदाबाद राजधानी थी बंगाल के नवाबों की। और मुंगेर कहां पर पड़ता है? मुंगेर पड़ता है बिहार में वर्तमान में।
और इन दोनों के बीच डिस्टेंस है कम से कम 1000 किलोमीटर्स का। तो इसका प्रयास यह था कि अंग्रेजों से दूरी बना लेंगे तो बढ़िया है। अच्छा, मुंगेर में जाने के बाद इसने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डाल दी वहां पर, ठीक है, इसने वहां पर एक हथियार बनाने का कारखाना लगा दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। बेटा ऑर्डिनेंस अलग होता है, ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश, ORDI, और ORDNANCE मतलब हथियार बनाने का कारखाना। मैं यहां पे हिंदी लिख देता हूं, शस्त्र कारखाना, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगा दी। अब अंग्रेजों ने मीर कासिम के पीछे में जासूस लगा रखे थे कि ये कर क्या रहा है। उनको मालूम चला हथियार बना रहे हैं, अरे हथियार क्यों बना रहे हैं, हमको मारेगा हथियार बनाएगा। तो अंग्रेजों ने इसकी फैक्ट्री में आग लगवा दी कि अब बेटा तो बना ले हथियार। और अब तुम लोग सुन लो, न्यूटन साहब कह गए थे जब एक्शन होता है तो फिर रिएक्शन भी होता है। यस, और अब होगा रिएक्शन। और रिएक्शन में क्या हुआ, आप दस्तक नाम का एक पुराना झगड़ा था दस्तक के अधिकार को लेकर के, जो कि बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के बीच चल रहा था। और अब ये झगड़ा फिर से उभर के आ गया मीर कासिम के समय में। और दस्तक क्या चीज थी वो मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पर। ये देखिए बच्चों, दस्तक को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का हिंदी होता है महाधिकार पत्र। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मतलब बहुत बड़ा अधिकार दे दिया, महाधिकार पत्र। या इसको शाही फरमान कहते हैं, या इसको सुनहरा फरमान भी कह देते हैं। अच्छा, ये अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था 1717 में। उस समय निकम्मा मुगल बादशाह बैठा हुआ था, फर्रुख सियर। मिलवा चुका हूं मैं गणित कायर, फर्रुख सियर, ठीक है भाई। अच्छा भाई, तो फर्रुख सियर जो था, फर्रुख सियर जो था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा 3000 रुपए हमको दो एनुअल, और बंगाल में जाके ट्रेड करो बिना कोई टैक्स दिए। मतलब अंग्रेजों की तो मौज आ गई, इतना बड़ा बंगाल है, टैक्स देना नहीं है, बस 3000 रुपए देने हैं। दिल्ली में जाके लाखों का व्यापार, हजारों का खर्चा, मौजा ही मौजा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों का लालच बढ़ता गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको ओपन मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। समझे, ओपन मार्केट में बेचेंगे तो क्या होगा, मैं इंडियन हूं, व्यापारी हूं, मान लीजिए हूं नहीं, और मैं गया अंग्रेजों के पास, भाई साहब बिक रहा है ना वो मैग्ना कार्टा, वो दस्तक हमको भी दे दो, पास पास ही तो है। और इससे नवाब को टैक्स में नुकसान होगा। अब मैं डिटेल में बताता हूं आपको ना, तो बढ़िया समझ में आएगा आपको। जरा समझिएगा, इधर समझो। ये है अंग्रेज, और ये दस्तक को ओपन सेल कर रहे हैं, खुले बाजार में इसको बेच रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, ये है ए, ये है कोई इंडियन व्यापारी, और ये है मीर कासिम। इस इंडियन व्यापारी को टैक्स देना है 1000 रुपए का, नवाब साहब को टैक्स देना है। अब इस व्यापारी ने लगाया दिमाग, और इस व्यापारी ने क्या किया, अंग्रेजों से 400 रुपए में दस्तक खरीद लिया। अब आप लोग बताओ कि जब ये व्यापारी दस्तक खरीद लेगा तो क्या ये नवाब को टैक्स देगा, बोलो जल्दी से बताओ। अब आप लोग बताएंगे जल्दी से कि अगर भारतीय व्यापारी ए ने 400 रुपए का दस्तक खरीद लिया है तो क्या वो 1000 रुपए का टैक्स देगा? बिल्कुल नहीं देगा। वो बोलेगा साहब ये रहा पास। अरे मैं आपको और आसान करके बताता हूं, जैसे क्रिकेट मैच होता है ना आईपीएल के, तो कोई ना कोई यार दोस्त निकल ही आता है जो पास निकलवा लेता है, कहता भाई पास है। अब आईपीएल के नॉर्मल टिकट मान लीजिए 500 रुपए की है, नॉर्मल टिकट मान लीजिए 500 रुपए की है, पास उसको फ्री में मिल गया है।
जुगाड़ से मिल गया। और उसने क्या किया, उसने बाहर आकर के 100-100 रुपए में, 200-200 रुपए में पास बेच दिए। तो मतलब बीसीसीआई को चूना लगा दिया। अगर मान लो 200 रुपए का अभी उसने पास बेचा, तो बीसीसीआई को पर पास चूना लग गया है पूरा पूरा 500 रुपए का, जो कि उसके पास में आने थे टिकट के रूप में। अब वो नहीं आएंगे। और इस बंदे जिसने पास निकलवाया था, इसको पर पास 200 रुपए का मुनाफा हो गया। समझ गए, ये कहानी है। अब मीर कासिम की फैक्ट्री में आग लग चुकी थी। मीर कासिम एकदम भड़का बैठा हुआ था और उसने कहा, पता क्या कहा, उसने कहा भारत के किसी भी व्यापारी को टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। मुझे टैक्स चाहिए ही नहीं, जाओ जाओ जाओ, टैक्स फ्री 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 फ्री, सब फ्री। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? मीर कासिम कह रहा है फ्री फ्री फ्री, टैक्स चाहिए ही नहीं, जाओ जाओ, सब बढ़िया। इसका मतलब यह है, 1000 रुपए मेरे तो हो नहीं रहे, 400 तुम्हारे भी नहीं, जब टैक्स फ्री कर दिया। आ रही बात समझ में कि सनम, हम तो डूबेंगे, तुमको लेके डूबेंगे। आ रही बात समझ में? ये खेल कर दिया यहां पर मीर कासिम ने। और और अंग्रेज, मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस। अंग्रेजों ने अटैक कर दिया मीर कासिम के ऊपर में, और मीर कासिम जान बचा के यहां से भागा। पता था ना कांड हो गया है अभी यहाँ पे। अच्छा भाई, मीर कासिम जान बचा के यहां से भागा, और मीर कासिम ओके मानी, थैंक यू थैंक यू। तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज? थैंक यू मानी, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। अब भाग करके ये पहुंच गया कहां पर? उत्तर प्रदेश, अवध। अवध का नवाब था उस समय शुजा।
हाँ ठीक है, अभी ठीक होगा, अभी ऑडियो भी आ रहा होगा, मैंने ऑडियो ऑन नहीं किया था। ठीक है, अच्छा, अब होता है यार, इट हैपेंस ऑनलाइन क्लासेस में कभी कभी जो है इश्यूज हो जाते हैं। फाइन, आप चलिए, अपनी क्लास हम लोगों ने रिज्यूम कर ली है, 4-5 मिनट का ब्रेक आ गया, मैं क्लास बढ़ा दूंगा आपके 4-5 मिनट एक्स्ट्रा। आप अपने टाइम को लेकर बिल्कुल बॉदर मत हुआ करो, ठीक है। देखो, आप अगर मान लीजिए कभी भी मेरी क्लास के अंदर में, किसी की क्लास में आप आ जाता है 4-5-10 मिनट तक, मैक्सिमम हम लोग 10 मिनट तक वेट करते हैं। 10 मिनट के ऊपर हम लोग वेट नहीं करते हैं, फिर क्लास हम लोग कैंसिल करते हैं सीधे, क्योंकि प्रॉब्लम अगर रिजॉल्व होनी है 10 मिनट में हो जाती है, फिर नहीं होनी है तो फिर वो बाद में ही की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही रेयर है, इट्स वेरी रेयर। फाइन, चलिए भाई क्लास शुरू करते हैं हम लोग अपनी। तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा भैया परेशान मत हो। ठीक है, देखिए, तभी यहां पर है क्या चीज, सुजाउद्दौला बंगाल, सुजाउद्दौला अवध का नवाब था। अवध का मतलब बच्चे कौन सा एरिया है, उत्तर प्रदेश का एरिया है स्टूडेंट्स। मीर कासिम पहुंचा सुजाउद्दौला के पास में कि भाई बंगाल तो गया, और अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम भी निपटोगे। सच बात है, बिकॉज बंगाल उत्तर प्रदेश तक आ रहा था भाई, बिहार वाज पार्ट ऑफ बंगाल, तो बंगाल का एरिया कहां तक आ रहा है, यूपी तक आ रहा है, अवध तक आ रहा है। सुजाउद्दौला वाज अ बिग मिलिट्री पावर ऑफ हिज टाइम। मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखिएगा मेरी बात को। अच्छा भाई, अब इन्हीं के साथ में एक निकम्मा मुगल बादशाह भी आ गया। हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, हम भी मारेंगे अंग्रेजों को, आओ तुम भी आ जाओ। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई दमखम नहीं है, बस नाम का ये बादशाह है। ठीक है, ठीक है, ये भी आ गया भाई, एक से भले दो, दो से भले तीन, बढ़िया है। लड़ने गए, असली बेइज्जती तो अब होनी बाकी थी हमारी। 50,000 सैनिक थे हमारे पास में, और इनके पास बमुश्किल 7,500 सैनिक थे। 1 घंटा 20 मिनट की लड़ाई में ना, घड़ी देख के बता रहा हूं, 1 घंटा 20 मिनट की लड़ाई में मीर कासिम को यहीं पर मार दिया गया, बक्सर में ही। बक्सर कहां पड़ता है, बक्सर बिहार में है, लिखा हुआ है ये। गंगा नदी के किनारे का क्षेत्र है। अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर 1764 का समय था ये। मीर कासिम को वही मार दिया अंग्रेजों ने, कि इसका दिमाग बहुत तेज चलता, उसको मारो पहले। और इन दोनों को, सुजाउद्दौला और शाह आलम, इन दोनों को अंग्रेजों ने कैद कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव लंदन गया बातचीत करने अपने कंपनी के मालिकों से। क्या करें, अब बहुत पावर बढ़ गई है। आप लोग सोच रहे होंगे 50,000 की सेना 7.5 से हार कैसे गई। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था शुरुआत में आपसे, ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के कारण क्या थे, क्या बताया था, ट्रेनिंग एंड हथियार। और एक बात तुमको और बता दें कि इन 7,500 लोगों में कम से कम आधे लोग तो भारतीय थे। इन 7,500 अंग्रेजों में आधे लोग तो इंडियन थे, जिनको पैसे देकर के अंग्रेजों ने अपनी टीम में शामिल करवा लिया था। मतलब समझ रहे हैं आप, कि उस समय हमारे देश के अंदर में भारत देश ऐसी कोई चीज ही नहीं है। हर बंदा अपने जाति, अपने धर्म, अपनी रियासत के लिए लड़ रहा है। और वही कहानी आज भी होती है, जाति धर्म की हो तो देखते हो आप लोग। अच्छा भाई, हम हार गए। अच्छा भाई, और सुनो, ये जीपीएस नहीं है ये जीपीएस नहीं है, ये ग्रुप है, यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, और ब्रिटिश कमांडर का नाम क्या था, हेक्टर मुनरो, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब इसके बाद में इन लोगों के साथ में इलाहाबाद में संधियां साइन की गई, और इलाहाबाद की संधियां हुई थी इन द ईयर 1765। इलाहाबाद की संधियां कब हुई थी, 1765 में साइन की गई थी, और अगस्त के महीने में यह संधियां साइन की गई थी। और इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच, और दूसरी संधि हुई थी सुजाउद्दौला के साथ में।
अब बच्चे ये भूल जाते हैं कि पहली संधि किसके साथ, दूसरी संधि किसके साथ। एक बात ध्यान रखना, शाह आलम सेकंड कितना बड़ा निकम्मा हो लेकिन है तो मुगल बादशाह। बड़ी पोस्ट किसकी है, बोलो, बड़ी पोस्ट किसकी है, शाह आलम सेकंड की है। और सुजाउद्दौला भले पावरफुल है लेकिन छोटी पोस्ट है, अवध का नवाब है। तो बड़ा आदमी पहले, छोटा आदमी बाद में। पहली संधि शाह आलम सेकंड के साथ, दूसरी संधि सुजाउद्दौला के साथ में। और ये अंग्रेजों का जो बंदा है वो कॉमन है, रॉबर्ट क्लाइव। आरसी का मतलब रॉबर्ट क्लाइव है। और पहली संधि के माध्यम से शाह आलम सेकंड ने अंग्रेजों को दीवानी, दीवानी का मतलब है लगान, लगान वसूली का अधिकार इसने दे दिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इन तीनों एरियाज की बर्बादी अब यहीं से शुरू हुई। सुजाउद्दौला से अंग्रेजों ने 50 लाख रुपए का फाइन वसूला कि तुम्हारी वजह से हमें नुकसान हुआ, 50 लाख रुपए का युद्ध लड़ना पड़ा और अब तुम्हें फाइन पे करना पड़ेगा 50 लाख रुपए का। और शाह आलम सेकंड को अंग्रेजों ने बना लिया अपना पेंशनर। अगर ये पॉइंट मैंने कहीं लिखवाया है तो लिखवाया है, बिल्कुल लिखवाया है। आप शाह आलम सेकंड बिकेम फर्स्ट पेंशनर, आप शाह आलम सेकंड बिकेम फर्स्ट मुगल एम्परर। ठीक है, हु received पेंशन फ्रॉम ब्रिटिश। शाह आलम सेकंड पहला मुगल बादशाह बना जिसने कि अंग्रेजों से पेंशन ली थी, जिसने अंग्रेजों से पेंशन ली थी। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखना इस बात को। बाकी दीवानी वगैरह का 50 लाख रुपए का फाइन वो सब मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है भाई, ओके। तो इस तरीके से बंगाल की बर्बादी शुरू हो गई। और देवांशु यहां देख लो बच्चे, यही स्लाइड है ना। देवांशु फटाफट बता बच्चे, कौन सी स्लाइड देखनी थी। ओके, इसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के अंदर में एक बड़ी खतरनाक चीज आरंभ कर दी। क्योंकि ईस्ट, मैंने कहा था ना, रॉबर्ट क्लाइव गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑनर थे उनसे बात करने के लिए। अब रॉबर्ट क्लाइव उनसे बात करके आया और रॉबर्ट क्लाइव जो है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों से बात की और बात में पता क्या निकल के आया। कंपनी के जो ऑनर थे उन्होंने कहा कि हमें इंडिया के अंदर में डायरेक्टली रूल नहीं करना है, इनडायरेक्टली रूल करना है, ताकि हमें हिंदुस्तान को लूटने का मौका मिल सके, खास तौर पे बंगाल को लूटने का मौका मिल सके। अच्छा भाई, और अब यहां से बंगाल के अंदर में एक नया सिस्टम शुरू हुआ जिसे हम लोग कहते हैं डायरकी। क्या कहते हैं? डायरकी। बच्चे, रॉबर्ट क्लाइव, चेस्टा रॉबर्ट क्लाइव वाज गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर था। अच्छा भाई, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया बंगाल के अंदर में, इसने डबल रूल स्टैब्लिश कर दिया विच वी कॉल डायरकी, और हिंदी में कहते हैं द्वैध शासन। रूल बाई टू। एक बात मैं और बता दूं कि जब मैं पॉलिटी डिस्कस करूंगा तो पॉलिटी के अंदर में भी डायरकी आएगा, बट वो डिफरेंट होगा। कॉन्सेप्ट यही होगा, बट उसका इंप्लीमेंटेशन का जोनर अलग होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे पॉलिटी में उसकी। अच्छा भाई, चलिए आगे चलते हम लोग यहां से। डायरकी का जो आइडिया था, ये आइडिया दिया था, हु गेव द आइडिया ऑफ डायरकी? लियो कार्टियस। इसको लागू किसने किया, इंप्लीमेंट किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने।
और जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना तो वॉरेन हेस्टिंग्स को यह समझ में आ गया कि डायरकी से लोगों में हमारे खिलाफ एक रिसेंटमेंट पैदा हो रहा है, एक गुस्सा पैदा हो रहा है। और ऐसे में वॉरेन हेस्टिंग्स ने डिसाइड किया कि हम डायरकी को एंड कर देंगे। और ऐसे में डायरकी जैसे स्टार्ट किया गया था 1765 में, उसे एंड कर दिया गया 1772 में। 1772 में डायरकी खत्म कर दी गई, ठीक है। और जिस समय ऑन द टाइम ऑफ, यहां पर डायरकी होगा, ऑन द टाइम ऑफ डायरकी नवाब ऑफ बंगाल वाज नजमुद्दौला। ये डाल दीजिए। बंगाल का नवाब कौन था? नजमुद्दौला था। और अब मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आपका रह रहा है, मैं दोबारा बता देता हूं उसको। आप लोग ये देख रहे थे ना कि मीर कासिम था, ये 2 बार नवाब कैसे बना, सारा बता दिया है मैंने। वैसे तो आप लोग देखिए, मीर जाफर पहली बार नवाब बना, 1760 में हटा दिया गया। 63 तक नवाब कौन रहा? मीर कासिम रहा। और जब अंग्रेजों को यह लगा कि यार मीर कासिम तो बहुत तेज है, तो उन्होंने 63 से 65 के लिए, देखो स्क्रीन पर, 63 से 65 के लिए फिर से नवाब किसे बना दिया? मीर जाफर को। इस तरीके से मीर जाफर 2 बार नवाब बना। 1765 में मीर जाफर की डेथ हो गई थी। और जिस समय बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर was Nawab of Bengal at the time of बैटल ऑफ बक्सर। ध्यान रखना इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। ऑल्दो कहीं ना कहीं लिखवाया भी होगा मैंने इस बात को, मैं एक बार देख ही लेता हूं। यहां देखो लिखा है बच्चे, यहां देखो ये पॉइंट लिखा है, यहां पर मेंशन है, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। बंगाल हमारे हाथ से निकल गया। और अब जरा आप लोग इंडिया के मैप पर निगाह डालिए। ठीक है, देखो ये तो एरिया था हमारा बंगाल वाला, ये एरिया हमारा यहां तक जो है ऑन एन एवरेज जो है सब बंगाल वाला एरिया था। इधर मराठे बैठे हुए थे, यहां हैदराबाद का निजाम बैठा हुआ था, हैदराबाद था। कर्नाटक का एरिया था ये। और इसी एरिया के अंदर में एंट्री होती है हैदर अली की। अच्छा, अंग्रेज बंगाल जीत चुके थे और दक्षिण भारत के अंदर में हैदर अली की पावर बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही थी। चूंकि हैदर अली की पावर बहुत तेजी के साथ में इस एरिया में बढ़ती जा रही थी, तो अंग्रेजों को यह लग रहा था कि यार करें क्या, हैदर का हम क्या करें। ठीक है भाई। और हैदर अली से निपटने के लिए अंग्रेजों ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी। और इसीलिए बंगाल को जीतने के बाद अंग्रेजों का सारा फोकस कहां आ जाएगा? दक्षिण भारत पर आ जाएगा। और हैदर अली को हराने के साथ साथ में अंग्रेज कहां पर फोकस करेंगे? महाराष्ट्र पर। और अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ये सारा का सारा एरिया समंदर के पास वाला एरिया है। और अगर ये एरिया समंदर कब्जे में आ गया तो अंग्रेजों का भारत पर कब्जा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये जमाना किसका था? नेवी का।
पूरी दुनिया के इतिहास में एक बात कही जाती है कि सबसे पहला जमाना था आर्मी का, फिर जमाना आया नेवी का, फिर जमाना आया एयरफोर्स का, और अब किसका जमाना है? अब जमाना है साइबर वॉर का। किसका जमाना है? साइबर वॉर का। समझे? इंडियन गवर्नमेंट ने फालतू में 59 एप्स बैन नहीं किए। चीन की सेना एक जमाने में चीन की सेना बहुत बड़ी हुआ करती थी, और वो अपनी सेना को घटा करके बहुत छोटा कर चुके हैं। जी हाँ, चाइनीज आर्मी PLA का साइज बहुत छोटा हो गया है, और वो उसको और घटाएंगे। 4.5 लाख तक उनका करने का प्लान है उसको। अब बाकी इंटरनली क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता, लेकिन सबको ये पता है कि चीन सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है अपने हैकर्स के ऊपर में। जी हाँ, हैकर्स के ऊपर। उनकी पूरी टीम है हैकर्स की, कि तुम उनसे लड़ो तो सही, फिर वो तुम्हारे बैंक, तुम्हारे शेयर मार्केट, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे संस्थान हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, उनकी बैंड बजा देंगे। हमको भी हमको भी अपने हैकर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमको अपने IT लॉज मजबूत करने चाहिए। अरे इतने सारे सब ग्रेजुएट कॉलेज से निकल रहे, IT करके, CS करके, इनको बढ़िया ट्रेनिंग मिले, छक्के छुड़ा देंगे अमेरिका और चाइना की। इतने खतरनाक दिमाग है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, लेकिन सरकार प्रमोट तो करे। आ रही बात समझ में? ओके, जमाना है साइबर वॉर का। बिल्कुल चेष्टा, बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं। एक बहुत अच्छा डाउट पूछा है चेष्टा ने, आप सभी लोग सुन लो बच्चों। सिराजुद्दौला अलग है, शुजाउद्दौला अलग है। और चेष्टा तुमने स्पेलिंग दोनों का सेम लिख दिया है, स्पेलिंग अलग अलग है चेष्टा। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। दोनों में फर्क है, समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं, जरा देखते हैं कि दक्षिण भारत में अब ऐसे नहीं होता है ऋषभ। चलिए, आप मैं दक्षिण भारत के अंदर में क्या चल रहा था जरा आपको वो बताता हूं। आप PDF बच्चे हमारी वेबसाइट से मिल जाती हैं। स्टूडेंट्स, आप PDF हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। सफलता ऐप से डाउनलोड होती है PDF। ठीक है, तो वहां पे अपने माई कोर्स में जाना, आप FCAT में, वहां पे हिस्ट्री की क्लासेस पे जाना, क्लिक करना, जिस भी क्लास की PDF चाहिए होगी, डाउनलोडेबल लिंक आ जाएगा, लिंक पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट डाउनलोड होगी PDF आपके मोबाइल या लैपटॉप पे सीधे। चलो भैया जरा चलते हैं दक्षिण भारत। मानसून आ चुका है और हम दिल्ली वाले तरस रहे हैं बारिश के लिए। ठीक है बच्चे, आप सरगम, वहां पर रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, PDF दोनों हैं, दोनों हैं वहां पर। टेक्निकल टीम को मैसेज कर दो ऋषभ, दे विल कंसीडर इट, वो देख लेंगे, हो जाता है, ह्यूमन एरर है। चलिए भाई, आप 5 मिनट के लिए तुम्हारी क्लास डिले हुई थी और वो 5 मिनट में कंपनसेट करूंगा। आप लोग स्क्रीन पर देखिए। आप देखिए, हैदर अली जो है 1749 में ये एक सिपाही के तौर पर रिक्रूट किया गया मैसूर की आर्मी में। नाना राज और देवराज नाम के दो मंत्री थे, नाना राज और देवराज नाम के दो मंत्री थे, इन्होंने हैदर को रिक्रूट किया। साल आता है 1755 और हैदर बन जाता है मैसूर की सेना का सेनापति।
और साल आता है 1761 और हैदर बन जाता है मैसूर का राजा। राजा चिक्का कृष्णराज को हटा करके सत्ता अपने हाथों में ले लेता है हैदर अली। हाँ भाई, रफ्तार देखी, 12 साल में तिया पाचा कर दिया पूरा इसने एकदम कहानी। सिपाही से राजा, रफ्तार देख रहे हैं। और हैदर इस बात को बहुत बढ़िया से जानता था कि हैदर तब तक स्टेबल नहीं हो सकता है इस एरिया में जब तक वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को बैलेंस ना कर दे। और इसके लिए हैदर को चाहिए था पैसा। समझे भाई? वो गाना है ना, जय जय मनी, तो मनी भाई में बहुत दम है। तो हैदर का प्लान था कि मनी भाई को अपने साथ में लेके आओ। मनी भाई मतलब मनी मनी मनी। अब मनी कैसे आएगा? हैदर कर्नाटक में है, पड़ोस में गोवा है, बगल में केरला का क्षेत्र भी है वहीं पर, और ये पूरा एरिया कहलाता है मालाबार कोस्ट। और मालाबार कोस्ट में है मसाले, और मसालों की डिमांड थी यूरोप में, और मसालों को बेच करके पैसा कमाया जा सकता था। तो हैदर ने सिंपल सा प्लान बना लिया कि मसालों के व्यापार पे कब्जा करेंगे, मनी भाई को अपने पक्ष में लेंगे, पैसा कमाएंगे, मनी भाई, जय जय मनी, और अंग्रेजों की बैंड बजा देंगे। हैदर वाज वेरी लकी कि उसको सपोर्ट मिल गया फ्रांसीसियों का भी। फ्रांसीसियों का सपोर्ट कैसे मिल गया अब वो भी देख लो। यहां देखो जरा स्क्रीन पर। यार एक्चुअली होता पता क्या है? होता यह है कि दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त। समझे बच्चे? यहां देखो, एक तरफ है हैदर अली साउथ इंडिया में, एक तरफ फ्रांसीसी हैं, एक तरफ अंग्रेज हैं। और जरा आप लोग मुझे बताओ कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की दोस्ती है कि दुश्मनी? जल्दी से बताओ। चेस्टा यूट्यूब पर, सफलता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली लाइव होती हैं। ठीक है, 8:30 बजे आप वहां पर सफलता क्लासेस पर आ जाइए चैनल पर, और आप देखिए आराम से क्लास हमारी वहीं से। ठीक है भाई, चलिए भाई। तो हाँ, बिल्कुल सही बोला सब लोगों ने, जानी दुश्मन है। फोटो लगा रखी है आंखों में एक दूसरे ने। और हैदर अली की अंग्रेजों से भी नहीं बन रही है मालाबार को लेकर के, क्योंकि अंग्रेज भी मालाबार पर कब्जा करना चाहते थे कि हम बनाएंगे पैसा। हैदर बोला नहीं, हम बनाएंगे पैसा, मनी भाई हमारा साथ देंगे। अंग्रेज बोले तो ना ना, मनी भाई तो हमारा साथ देंगे। अब कहानी क्या हो गई? अंग्रेज जो, अब हैदर के दुश्मन अंग्रेज, फ्रांसीसियों के दुश्मन अंग्रेज, और कहानी ये कहती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और हैदर को सपोर्ट मिल गया फ्रांसीसियों का। और अब एक आखिरी बात, जब हैदर और फ्रांसीसियों का मिले सुर मेरा तुम्हारा चल रहा था, तो अंग्रेजों के यहां पर ना माथे पर कुछ चमक नहीं रहा था। आई बात समझ में? यहां कुछ लिखा नहीं था उनके कि तुम आओ हमको हरा दो, हम हार जाएंगे, तुम जीत जाओ। अंग्रेजों ने जासूस लगा रखे थे। व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है? और अंग्रेजों को जैसे मालूम चला इनका अलायंस बन रहा है, दे अटैक्ड ऑन हैदर अली। ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। और यहीं से मैसूर, दैट इज हैदर अली, और अंग्रेज आमने सामने खड़े हो गए। अब क्या होगा इस युद्ध का परिणाम, ये मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए सफलता क्लास। ओके गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। और कल YouTube पर हमारे लाइव सेशन को देखना आप बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, जहां पर मैं वीकली राउंड अप कराऊंगा, समरी कराऊंगा जो है कल। और 8:30 बजे से 9:30 बजे का सेशन होगा। कम से कम आप 80 to 90 और 100 क्वेश्चंस तक मैं डील करूंगा वहां पे। चलिए भाई, तो आप लोगों से कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स की क्लास के दौरान हम लोग। और टिल देन
अपना बहुत ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके सरगम, थैंक यू सरगम, आप लोगों के ये मैसेजेस ना एकदम उत्साह से भर देते हैं कि ऐसा लगता है कि अच्छा मैंने कुछ अच्छा काम किया है। देखो मैं खुला बोलता हूं एकदम कि मैं दूसरों को मोटिवेट करता हूं, लेकिन मुझे खुद भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और वो मोटिवेशन आप लोग देते हैं अपने बेहतरीन कमेंट्स के द्वारा। ठीक है, आप लोग जो एक प्यार दिखाते हैं, एक जो सपोर्ट आपका मिलता है मुझे, वो एक सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत थैंक यू। मैं अच्छे से अच्छा आप लोगों के लिए कंटेंट टीचिंग मेथड के थ्रू काम करता रहूंगा। ओके गाइज, अपना बहुत ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय। किशन जी, कोई ऑडियो क्वेरी नहीं हमारे पास में, आप मीटिंग क्लोज कर सकते हैं।